मैदान जंग में सेनाएं सज चुकी हैं, मोर्चाबंदी भी हो चुकी है और हो चुका है महाराष्ट्र के मैदान में चुनावी जंग का ऐलान। लेकिन महाराष्ट्र में यह चुनावी जंग इस बार विरोधियों के साथ ही नहीं बल्कि अपनों के खिलाफ भी लड़ी जा रही है। इस चुनावी दंगल में दोस्ती के सारे बंधन छूटे और खून के रिश्तों के तार भी टूट गए हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये दोनों का गोत्र एक ही है। ये एक ही गोत्र के चक्के बक्के हैं। महाराष्ट्र की इस महाभारत में 15 साल के रिश्ते और 25 साल का याराना सत्ता की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। किसने तोड़ी युति? मैंने नहीं तोड़ी। मैं नहीं चाहता था युति तोड़ना। रिश्ता तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, जोड़ने वाले हैं और कायम रखने वाले हैं। शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और राज ठाकरे की एमएनएस ने अपने पहलवान चुनावी दंगल में उतार दिए हैं। बीजेपी को जहां मोदी लहर की आस है, तो वहीं शिवसेना के पास बाला साहब ठाकरे की विरासत का ताज है। लेकिन चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर लगी है शिवसेना की ही साख। वार करीन तर छातीवर करीन, पाठीवर वार करणारी मराठीच्या उडत नाही। शिवसेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब वो बाला साहेब ठाकरे के बिना चुनावी समर में उतर रही है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव जहां नाक का सवाल बन गया है, वहीं बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के लिए एक मौका और एक नई आस। भारतीय जनता पक्षाचा काय भरोसा? हेच एक महिन्यापूर्वी सांगायला पाहिजे होतं भारतीय जनता पक्षाला, तुमच्या मनामध्ये मला काळं भेरं दिसतंय, मला तुमच्याबरोबर युती नको, लात मारतो मी या गोष्टीला। महाराष्ट्र की ये चुनावी लड़ाई बेहद बड़ी है, इसीलिए दांव पर कई राजनीतिक दिग्गजों की साख भी लगी है। बीजेपी ने इसका उत्तर देना चाहिए कि लहर है तो प्रधानमंत्री की इतनी सारी सभा की आवश्यकता आपको क्यों लग रही है? कोई बोल रहा है 24 सभा लेंगे, कोई 8 सभा ले। व्यक्ति विशेष में आज हम करेंगे शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन टूटने का पोस्टमार्टम और आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि बीजेपी और शिवसेना के इस राजनीतिक तलाक के पीछे क्या छिपी है नरेंद्र मोदी से जुड़ी कोई कहानी। नरेंद्र भाईंना आम्ही वचन देतो की मुंबईचे साईच्या साई खासदार त्यांच्या सोबत दिल्लीमध्ये आम्ही पाठवणार। जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने थे, तब वो गोधरा और अहमदाबाद का कांड हुआ था। पूरे देश में एक ऐसी लहर चली थी कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जब पूरा देश कह रहा था मोदी हटाओ, तो बाला साहब ने कहा मोदी को नहीं हटाना। मोदी गया तो गुजरात गया जी। तो तब कोई हमारी पहचान भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त से हम, मतलब मेरे पिताजी बाला साहब नरेंद्र भाई के समर्थन में हमेशा आगे आए और आज भी मेरा और उनका व्यक्तिगत कुछ हुआ नहीं। तो एक बार मैं समझना चाहता हूं कि क्यों टूटी युति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की ये तस्वीरें अब अतीत का हिस्सा रह गई हैं, क्योंकि नवरात्रि के पहले ही शुभ दिन बीजेपी और शिवसेना की महायुति अब इतिहास की अमानत बन चुकी है। 25 साल पुराने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बचाने की कोशिशें करीब 20 दिनों तक चलती रही, लेकिन चुनावों की अग्नि में सीटों के बंटवारे को लेकर आखिरकार इस महायुति की आहुति दे दी गई। अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। किसने तोड़ी युति? मैंने नहीं तोड़ी। मैं नहीं चाहता था युति तोड़ना। रिश्ता
तोड़ने वाले हम लोग नहीं है, जोड़ने वाले हैं और कायम रखने वाले हैं। पंजाब में भी आप सारे लोग समझ सकते हैं, वहां जाकर पूछ लो वहां अकाली दल के साथ क्या चल रहा है, बगल में हरियाणा है वहां क्या हो रहा है, क्या हो गया है, ये सारी बातें आप देख लो। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से शिवसेना 151 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी, तो उधर बीजेपी 135 के आंकड़े पर अड़ी हुई थी। बीजेपी का कहना था कि शिवसेना और बीजेपी 135 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी की 18 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अड़ी रही, तो वहीं शिवसेना ने तीर चलाया कि बीजेपी 2009 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा करने को तैयार नहीं है। पहले हम लोकसभा की सीटें लड़ते थे, धीरे धीरे हमने कम करते करते काफी सीटें शिवसेना को दी। इस बार हमको लगता था कि महादियादी इस पर लड़े, शिवसेना को मान्य नहीं था। तब हमने आखिरी में कहा कि 118 सीटें हम लड़ते हैं, हमको और 12 सीटें 130 सीटें दीजिए और 12 सीटें ऐसी दीजिए जो वंशाद सीटें हैं। आज तक शिवसेना कभी जीती नहीं है, वहाँ डिपॉजिट भी जब्त हुआ, ऐसी सीटें हमको दे दीजिए। और दूसरी बात, भाला साहब जब थे तब यह तय हुआ है कि जिसके ज्यादा एमएलए रहेंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद भी जाहिर कर दिया। दो बातों से हमको जरूर आश्चर्य लगा। दरअसल बीजेपी ये मांग कर रही थी कि शिवसेना अपनी 169 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी के लिए और 18 सीटें दूसरे छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे। ऐसा होने पर शिवसेना और बीजेपी दोनों के हिस्से में 135 सीटें आती और इस तरह बीजेपी गठबंधन में बराबर की पार्टनर बन जाती। लेकिन शिवसेना ने न सिर्फ 18 सीटें छोड़ने की बात कहकर बीजेपी की यह मांग ठुकरा दी। 288 माइनस 18 270, तो शुरुआत हो गई 135 होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? 135 ये लॉजिक क्या है? किस बेस पर आप किस आधार पर कर रहे हैं? नहीं, ये दिल्ली का कहना है। मैंने दिल्ली आपके लिए, मेरे पार्टी मैं चलाता हूं, दिल्ली का निर्देश आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए मैंडेट है। मैंने कहा यह बात संभव नहीं है। 34 सीट्स मतलब पूरी मुंबई, मान लो पूरी मुंबई जितना इलाका मैं छोड़ दूं और उसमें 5 सीट्स मिलाएंगे तो गोवा स्टेट हो गई। तो इतनी सारी सीटें किसी भी पार्टी को छोड़ना अचानक संभव नहीं होता है और कोई भी नहीं छोड़ सकता। 25 सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए, तो उधर मुंबई में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के खात्मे पर मुहर लगा दी गई और कुछ ही वक्त बाद इस फैसले के बारे में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बता भी दिया गया। एकनाथ जी खड़से जी ने फोन करके कहा कि उद्धव जी बहुत दुख हो रहा है और 25 साल से हमारा चलता हुआ रिश्ता आज हमें यहां रुकना होगा। मैंने कहा आपकी मर्जी। लेकिन शिवसेना और बीजेपी का यह राजनीतिक अलगाव कोई अचानक घटी घटना नहीं है। दरअसल इस टूट की बुनियाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद से ही पड़ चुकी थी। लोकसभा चुनाव के दरमियान सारे मित्र पक्षों को, पार्टी को सीट्स देने के बाद, मतलब हमारी सीट है, शिवसेना जो लड़ती है 22 सीट, वो हम और अन्य राज्यों में और सारी मित्र पार्टी है उनको सीट उनका वो बंटवारा होने के बाद बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट्स थी। इस दरमियान उन्होंने शुरू किया मिशन 272। तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। हम सब साथ में हैं, तो ये मिशन 272 क्या बात है, ये कैसे आप कर सकते हैं? कभी हमने सवाल नहीं उठाया। तो हमने भी सोचा कि हमारे पास 169 सीट्स है, तो चलो आप ही ने राह दिखाइए, हम मिशन 150 करते हैं। मैं मेरे पार्टी का चीफ हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूं नहीं चाहूं, लेकिन मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये अगर मैं सोचता हूं तो उसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र में पिछले 25 सालों से साथ रहे शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अब इस चुनावी फिजा में जुदा हो चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की, उसके ठीक 1 घंटे के बाद ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस से 15 साल पुराना अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी और एनसीपी का ऐसा कुछ छुपा समझौता हुआ है, पता नहीं, आज तो मैं दोनों से करीब नहीं, दोनों के करीब नहीं हूं। एक बात सच है, लोकसभा के चुनाव के पहले बीजेपी में चर्चा थी, मुझसे भी की गई थी, बीजेपी चाहती थी कि शरद पवार साहब एनडीए में शामिल हो जाएं, जिसका विरोध
मैंने किया, गोपीनाथ जी ने किया, राजू शेट्टी जी ने किया, महादेव जानकर जी ने किया और रामदास आठवले जी ने भी किया। ये बात तो सच है, लेकिन आगे जाकर क्या होगा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधनों की टूट के बाद अब अपने ही अपनों पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। एनसीपी से साठगांठ को लेकर जहां शिवसेना बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के अपने तर्क मौजूद हैं। महाराष्ट्र के इस महामुकाबले में नए राजनीतिक समीकरण बनने की उम्मीदें भी अब चमकने लगी है। राजनीति के जानकार भी राज्य में गठबंधनों के टूटने के पीछे कोई बड़ा खेल मान रहे हैं। पहले दिन से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही थी कि जिनकी ज़्यादा सीटें उनका मुख्यमंत्री, मुझे लगता है इसमें शिवसेना को प्रॉब्लम भी नहीं था शायद, क्योंकि पिछले चुनाव में ज़्यादा सीटें आने पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है महाराष्ट्र असेंबली में वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। तो यदि मुख्यमंत्री की पद की ही शिवसेना अड़ी रहती तो ये गठबंधन पिछले बार ही टूट जाता कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात निकली थी। तो ये कहीं ना कहीं इस टूट के पीछे एक लंबा खेल है जो शायद उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन यह बात तो उन्हें भी समझ नहीं आई कि फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन कायम नहीं रह सका। उद्धव ठाकरे जो बात इशारों में कह रहे हैं, उसकी तह में भी हम उतरेंगे और आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बाला साहब ठाकरे की एक कहानी। लेकिन उससे पहले देखिए शिवसेना बीजेपी गठबंधन की ये कहानी। मेरे पिताजी बाला साहब नरेंद्र भाई के समर्थन में हमेशा आगे आए और आज भी मेरा और उनका व्यक्तिगत कुछ हुआ नहीं। तो एक बार मैं समझना चाहता हूं कि क्यों टूटी युति। महाराष्ट्र में बीजेपी की हैसियत क्या रही है, यह अब इतिहास की बात है, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने महाराष्ट्र में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने राज्य की 48 सीटों में से 42 सीटों पर कब्जा जमाया था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती थी और यही वजह है कि बीजेपी अब शिवसेना की जूनियर सहयोगी बनने की बजाय खुद महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत चाहती है। लोगों में बहुत उत्साह है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मेरा विश्वास है कि इस बार निश्चित रूप से हमारी पार्टी महाराष्ट्र में अपने बदौलत मेजोरिटी में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र चुनाव में भले ही बीजेपी अपने दम पर सत्ता हासिल करने का दम भर रही है, लेकिन राज्य में उसने पहली बार सत्ता का स्वाद 1995 में शिवसेना की जूनियर पार्टनर के तौर पर ही चखा था। तब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के बीच दोनों पार्टियों के गठबंधन का फॉर्मूले तय किया गया था। उस फॉर्मूले के मुताबिक क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना विधानसभा चुनाव में सीनियर पार्टनर होगी, जबकि राष्ट्रीय पार्टी के नाते बीजेपी को संसदीय चुनावों में ज्यादा सीटें दी जाएंगी। यह भी मानी हुई बात थी कि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इसी समझौते के तहत 1995 के चुनाव में गठबंधन की जीत के बाद मुख्यमंत्री का पद शिवसेना को मिला था। बाला साहब ने लगातार पब्लिक मीटिंग में कहा, भारतीय जनता पार्टी को आह्वान किया कि हम दोनों अगर हिंदुत्ववादी हैं तो हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, आप साथ आ जाइए। और तब जब आप जो बात करें 1980 की, उस वक्त भाजपा के 2 ही सांसद थे और तब प्रमोद जी आए और उन्होंने बाला साहब के साथ बैठकर ये सीटों का बंटवारा हुआ था और उसका लाभ उसके बाद में जो इलेक्शन हो गई तब शिवसेना के विधायक ज्यादा चुनकर आए थे। 1-2 बार अगर छोड़ दे तो हमेशा शिवसेना के सांसद भी महाराष्ट्र से ज्यादा विजयी हुए हैं। अगला सवाल। भारत की राजनीति में 70 का दशक कांग्रेस के खिलाफ एक आवाज बनकर गूंजा था। इसी दौरान कई छोटे छोटे दल भी उभर रहे थे। राजनीतिक उथल पुथल के बीच तत्कालीन मुंबई में 1966 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था शिवसेना। शिवसेना यानी कि छत्रपति शिवाजी की सेना, जिसके सुप्रीम कमांडर थे बाल ठाकरे।
बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी शिवसेना के जरिए सबसे पहले धरती पुत्रों यानी मराठी भाषियों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया, जिसका मकसद मुंबई में मराठियों के वर्चस्व को कायम रखना और गैर मराठियों को मुंबई से बाहर खदेड़ना था। मराठी मानुष की पार्टी कहीं और समझी जाने वाली शिवसेना धीरे धीरे उग्र हिंदू पार्टी के रूप में भी तब्दील होती चली गई। हिंदुत्व और महाराष्ट्रवाद की इस राजनीति ने बाल ठाकरे को एक ऊंचा मुकाम और अलग पहचान दिलाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की मौजूदगी के बाद भी बाल ठाकरे का राजनीतिक कद इतना बढ़ा कि बांद्रा इलाके में उनका घर मातोश्री सत्ता का केंद्र बन गया था। लेकिन जब साल 2012 में बाल ठाकरे का निधन हुआ तो शिवसेना की कमान पूरी तरह उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में आ गई। जब उद्धव जी के हाथ में पार्टी की दौर आ गई तब उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने पहले ही मी मुंबईकर ऐसी स्लोगन दी थी। उसका मतलब था कि केवल मुंबई में रहने वाले मराठी लोग ही हमारे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि उसी टाइम पार्टी में राज और उद्धव उन दोनों के बीच लीडरशिप के लिए संघर्ष चालू था। तो राज ठाकरे ने मराठी के इशू पर बहुत बड़ा बवाल किया, जब राज ठाकरे तब शिवसेना में ही थे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा की तस्वीरों से भी दुनिया ने एक संदेश साफ देखा कि शिवसेना की बागडोर और उसका भविष्य उद्धव ठाकरे के हाथों में है। लेकिन शिवसेना में उत्तराधिकार को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच जंग 19 साल पहले उस वक्त सुलगने लगी थी जब शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र की सत्ता में आई थी। यही वो वक्त था जब शिवसेना में उद्धव ठाकरे का उदय हुआ था। उद्धव जी पॉलिटिक्स का उनका कोई संबंध नहीं था। वो पौधे, पत्ते, फूल इसमें इंटरेस्टेड आदमी थे। सडनली उनको ये शिवसेना में बाला साहब के बाद का चेहरा इस रूप से लाया गया और वहाँ से अगर हमने देखा जाए तो बाला साहब की जो इमेज है उसकी एग्जैक्टली अपोजिट इमेज में उनका काम चल रहा। बाला साहब एक स्ट्रॉन्ग, रगेड ऐसे नेता थे और इधर एक शांत, मृदु स्वभाव का आदमी। शिवसेना की राजनीति में उद्धव ठाकरे की एंट्री उस वक्त ही राज ठाकरे को खल गई थी, क्योंकि उस वक्त शिवसेना में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस के तौर पर देखा जा रहा था और खुद बाल ठाकरे भी राज ठाकरे में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे थे। उन दिनों शिवसेना में राज ठाकरे की पहचान जूनियर ठाकरे के तौर पर तेजी से बन रही थी और जूनियर ठाकरे भी सीनियर ठाकरे की राह पर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उनका जो एक जर्नी है वो शुरू हुआ बाला साहब के साथ। बाला साहब यूज्ड टू लाइक हिम वेरी मच और बचपन से उन्होंने बाला साहब के साथ, जब एकदम छोटे थे तब से लेकर अभी तक बाला साहब के हर टूर में वो रहते थे। बाला साहब के अन्य जो बेटे हैं वो बाला साहब के साथ नहीं रहते थे ऐसी सिचुएशन में। और पॉलिटिक्स में, राजनीति में उन्होंने राज ठाकरे को ही सामने रख के प्रवास किया है। 1996 में उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री के साथ ही शिवसेना के सारे समीकरण बदल गए। जो उद्धव ठाकरे पहले शिवसेना के राजनीतिक ढांचे के लिए मिसफिट माने गए थे, अब वो अपने पिता बाल ठाकरे की छत्र छाया में शिवसेना की दिशा और दशा तय करने लगे थे और इसी के साथ शिवसेना में सत्ता का संतुलन भी गड़बड़ाने लगा था। उन्होंने काफ़ी कैंपेन किया था महाराष्ट्र में और ऐसा लग रहा था लोगों को कि बाला साहब की
प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण जब कोई दूसरा जिसके हाथ में सेकंड पोजीशन करके वो, जैसे उन्होंने उद्धव जी को कार्यकारी प्रमुख बनाया था, एग्जीक्यूटिव चीफ, वो राज ठाकरे को बनाएंगे, लेकिन 95 के बाद उद्धव एकदम तेजी से आगे आए और उनका संघर्ष घमासान हुआ। जैसे घरेलू मामले में दो भाइयों का संघर्ष होता है, वैसा ही वो हो गया, झगड़ा बहुत हो गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एंट्री के बाद नारायण राणे जैसे दिग्गज नेताओं ने भी उद्धव से मतभेद के चलते शिवसेना छोड़ दी थी, लेकिन खुद को नजरअंदाज किए जाने के बावजूद राज ठाकरे पार्टी में ही डटे रहे। लेकिन बाला साहब ठाकरे को 2006 में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उनकी छवि और उत्तराधिकारी कहे जाने वाले राज ठाकरे ने शिवसेना से नाता तोड़ दिया। शिवसेना बाला साहब के बाद कौन चलाएगा, इसका जब निर्णय करने का समय आ गया तब बाला साहब की इच्छा थी कि दोनों साथ में रहे, और उन्होंने ऐसी बहुत कोशिश भी की। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल, टू सेंटर्स ऑफ पावर कैन नॉट बी देयर। एक ही संगठन के अंदर दो सत्ता केंद्र नहीं हो सकते। साल 2006 में शिवसेना से बगावत के बाद से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राहें जुदा हो गई थी, और इसके बाद से ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना में जमकर चुनावी घमासान भी होता रहा है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के मुद्दे और मकसद हमेशा से एक ही रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे, म्हणून आपले जो आहे। आमतौर पर राज ठाकरे उन्हीं मुद्दों को उठाते रहे हैं जिन्हें कि बाल ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना उठाती थी। मराठीवाद के मुद्दे को लेकर ही शिवसेना ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन वक्त के बहाव के साथ बहते हुए जब शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को ज्यादा तरजीह दी, तो मौके का फायदा उठाते हुए राज ठाकरे ने मराठी मानुस का मुद्दा लपक लिया। मेरी पहली विनती यही रहेगी उनको कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल देश की तरफ ना देखे और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखे और इन 3 स्टेट के गुजरात बनाए, ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। आज वहां से, उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री उनकी उत्तर प्रदेश, वहां से आए इंदिरा जी उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश, वीपी सिंह उत्तर प्रदेश। ये सारे इतने प्राइम मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के बावजूद उत्तर प्रदेश से आदमी बाहर काम के लिए निकल रहा है। मुझे लगता है कि उस उत्तर प्रदेश की तरफ देखना चाहिए उनको। आप सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, उसके बाद आप देखेंगे नहीं उस यूपी के पास, जहां पे लोग बाहर काम के लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी वहां से जा रहे हैं। तो उनकी यहां पे व्यवस्था करना ये किसका काम है? प्रधानमंत्री का काम है कि नहीं है? जो शिवसैनिक है उनको वो ठाकरे सरनेम बहुत ही पसंद है। वो सरनेम का कोई भी लड़का हो, कोई भी आदमी हो, उनके पीछे वो जाते हैं। जैसे अभी वो आदित्य के भी पीछे जा रहे हैं। तो इस सब का फायदा उठा के और बहुत ही अपने एग्रेसिव उनका बात करने का, बर्ताव का, रहन सहन का तरीका है। वो एग्रेशन, जो शिवसैनिक है उनको वो एग्रेशन बहुत पसंद है, क्योंकि जब 60s में ये पार्टी फॉर्म की बाला साहब ठाकरे ने 1966 में, तब वो इतने ही या इससे ज़्यादा एग्रेसिव थे। और वो एग्रेशन यही शिवसेना पार्टी का यूएसपी था। गंगा में स्नान करना चाहिए राज ठाकरे को। छठ पूजा उसके घर के बाहर आके करेंगे हम लोग। पिछले 9 सालों से राज ठाकरे मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ अपनी पार्टी एमएनएस को खड़ा करने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर नगर पालिका के चुनाव तक राज ठाकरे की राजनीतिक ताकत में इजाफा भी हुआ है। यही वजह है कि उनकी पार्टी ने न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मराठी मानुष का उसका सबसे बड़ा मुद्दा भी हाईजैक कर लिया है। राजनीति की बिसात पर इसी के चलते उद्धव और राज के बीच दूरियां भी दिनों दिन बढ़ती ही चली गई, जो आज भी कायम है।
लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा तो भाई राज ठाकरे गुस्से से उबल पड़े। भारतीय जनता पक्षाचा काय भरोसा? हेच एक महिन्यापूर्वी सांगायला पाहिजे होतं भारतीय जनता पक्षाला, तुमच्या मनामध्ये मला काळं भेरं दिसतंय, मला तुमच्याबरोबर युती नको, लात मारतो मी या गोष्टीला। मैंने कहा नहीं, कोई फुटबॉल की मैच नहीं है, ये दूर से कहना बहुत आसान होता है। अगर गठबंधन टूटता है उसके बाद में बहुत सारे लोग शिवसेना से बाहर निकलकर जा रहे हैं, ये सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। हम ये देख रहे हैं कि जो बाहर गए हैं वो भी वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उद्धव इज हैंडलिंग वेरी वेल। और नंबर कितने आएंगे बात अलग है। इस प्रकार की सिचुएशन जब एक बड़ी सी नरेंद्र मोदी जैसा एक लीडर एक तरफ है, उनको डायरेक्टली हेड ऑन लेना, अमित शाह को डायरेक्टली हेड ऑन लेना, ये एक आसान बात नहीं है। दरअसल शिवसेना हो या फिर राज ठाकरे की एमएनएस, दोनों ही पार्टियां मराठावाद के क्षेत्रीय मुद्दे पर बनी और टिकी हैं। इन दोनों दलों की विचारधारा समान है और क्षेत्रीयता ही उनकी पहचान है। लेकिन महाराष्ट्र का मौजूदा चुनाव अब ठाकरे वंश की इसी विरासत की नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जहां एक तरफ अपने ही भाई राज ठाकरे की एमएनएस से चुनौती मिल रही है, वहीं गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी भी उससे हिंदुत्व का मुद्दा छीनने के लिए कमर कस रही है। एक मान्यता थी एक दूसरे की कि आप देश संभालो, हम महाराष्ट्र संभालते हैं, हम महाराष्ट्र संभालते। और 1980 से आज तक जब हिंदुत्व की लहर तेज चली, ऐसे नहीं कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना है नहीं, शिवसैनिक नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर अन्य राज्यों में भी शिवसेना है। इसके बावजूद कभी गठबंधन वहां करने की बीजेपी ने कोशिश नहीं की। हमारे लोग तो काम करते आए, हमने कुछ वहां सीटें नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और इतना सब होने के बाद अगर हमने अपेक्षा की, हम तो एक ही राज्य में हैं, पूरा देश आपके लिए हमने छोड़ दिया है, तो कम से कम हमारा घर तो हमारे लिए छोड़ो। ये मुंबई एक ऐसी नगरी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया था और देशवासियों ने इस दल को पाला पोसा और आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 27 सीटें जीतने वाली बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में कोई कमी नहीं आई है और वो महाराष्ट्र विधानसभा में 134 सीटों का आंकड़ा अपने दम पर आराम से पार कर सकती है। यही वजह है कि बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना के आगे नहीं झुकी। अब आगे आपको बताएंगे मौजूदा चुनाव में ठाकरे वंश के सामने क्या है चुनौती। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक कहानी, जिसमें छिपी हो सकती है बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के अलगाव की कहानी। 2012 की जून जुलाई की कुछ बात होगी। वो दिन ऐसे थे कि नरेंद्र भाई अपने गुजरात की इलेक्शन की कैंपेनिंग की तैयारी करने जा रहे थे। मतलब वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे हुए थे, शुरुआत भी नहीं हुई थी कैंपेनिंग की, उन दिनों की ये बात है। और फिर अपनी ओर से मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक सवाल था। नरेंद्र भाई का नाम उस वक्त प्रधानमंत्री के दौड़ में था भी नहीं। सुषमा जी आई, बाकी सारी बातें हो गई। अचानक बाला साहब ने कहा, सुषमा मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो हाँ बाला साहब आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने सर पर हाथ रखा और कहा कि सुषमा तू प्रधानमंत्री बन गया। तो वो भी चौंकी, बाला साहब ये आप क्या कह रहे हैं? तो नहीं, मेरे आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद है। अब सोच लो पल भर के लिए, ये मेरे सामने हुई घटना है। उसके बाद तो बाला साहब भी उसी मतलब 2012 में नहीं रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर उसी दिसंबर में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन गए। फिर नरेंद्र भाई का नाम आहिस्ते आहिस्ते प्रधानमंत्री की रेस में आ गया। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन अब अतीत की बात हो चुकी है और महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में बीजेपी और शिवसेना की सेनाएं भी अब आमने सामने सज चुकी हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक जंग अब काफी दिलचस्प हो चुकी है।
क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना इन चारों प्रमुख दलों का अपने अपने खास क्षेत्रों में मजबूत जनाधार है, लेकिन पूरे राज्य में किसी भी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है। तो ये पार्टी का जो बेस है बेसिकली, वो जितने पार्टी का बेस वाइड हो जाएगा, जहां वाइड है वो उनको फायदा होगा, जहां वो उनका पार्टी का बेस नैरो है, मार्जिनल है, तो उनको उतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। मगर फिर भी ऐसा है कि हर बार चुनाव में, अब इस बार के चुनाव जैसा है कि वोटों का बंटवारा बहुत है, और इस वोटों के बंटवारे का फायदा किसको कहाँ मिलता है, वो एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 25 साल से साथ खड़े रहे शिवसेना और बीजेपी अब सत्ता की इस जंग में एक दूसरे की राह रोके नजर आ रहे हैं। शिवसेना और उसके नेता उद्धव ठाकरे के सामने ठाकरे वंश की साख को बचाने की चुनौती है, तो वहीं राज ठाकरे के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का सवाल खड़ा है। और ऐसे हालात के बीच महाराष्ट्र का ये चुनाव बन गया है बेहद खास। एक तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 25 साल में उन्होंने कभी भी अकेले में, शिवसेना ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा ही नहीं है महाराष्ट्र का, ना लोकसभा का ना स्टेट असेंबली का। और दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में जब वो कैंपेन करेंगे तो उनको महाराष्ट्र की जनता को दिखाना पड़ेगा कि हमारे सामने ये चुनौती है कि बीजेपी पूरा स्टेट, देश के बाद पूरा स्टेट कंट्रोल करना चाहता है। आज की हालात में वो एक अच्छा अपोजिशन इस रूप से अभी तक उभर नहीं सके। एक बात अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो एक गठबंधन था वो टूट जाने से कारण मराठी वोटर्स में एक अलग अल्टरनेटिव के लिए राज ठाकरे की तरफ वापस देखा जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है इस टाइम में कि लास्ट इलेक्शन में उन्होंने तो 11-12 उनके लोग आए थे, शायद दिस टाइम द नंबर विल बी मच बेटर। महाराष्ट्र के चुनावी चक्रव्यूह में पहली बार शिवसेना बुरी तरह घिर चुकी है। शिवसेना के इतिहास में यह पहला मौका है जब चुनाव में उसे एक साथ दुश्मनों और दोस्तों दोनों से दो हाथ करना है। शिवसेना का हिंदुत्व का मुद्दा जहां बीजेपी चुराने के चक्कर में है, वहीं मराठी मानुष का मुद्दा राज ठाकरे की एमएनएस हाईजैक करने के इरादे में है। ऐसे में अगर चुनाव जीतकर बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आती है तो शिवसेना के भविष्य को लेकर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और महाराष्ट्र के चुनाव में यही सवाल ठाकरे वंश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।